10th सीबीएसई बोर्ड में हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स की दूसरी इकाई का पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता, ये चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें कई टॉपिक को हमने चर्चा किया है। इसका पहला टॉपिक एक एग्जाम्पल से शुरू किए थे हम लोग, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से शुरू किए थे एग्जाम्पल देकर के। इसमें 2-3 बिंदु भी हमने सिखाया था आपको कि एफ्रो अमेरिकन किसको कहते हैं। एफ्रो अमेरिकन जो दास अफ्रीका से अमेरिका लाए गए थे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उनको एफ्रो अमेरिकन कहते हैं। दूसरा हमने स्पष्ट किया था अमेरिका में नागरिक अधिकार सम्मेलन, इसी के अंतर्गत अमेरिका में नागरिक अधिकार सम्मेलन। फिर एक पॉइंट और हमने डील किया था, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ये नोट के रूप में इसी पॉइंट के अंतर्गत हमने डील किया था। दूसरा शीर्षक हम लोग पढ़े थे, समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ये पहला शीर्षक था समानताएं और समानताएं और विभाजन। ये भी हम लोग डील कर चुके हैं। तीसरे शीर्षक के रूप में सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इसको भी पढ़ चुके हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। एक और टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। सामंजस्य और टकराव, ये सारे टॉपिक हम लोग डील कर चुके हैं। आज आपको पढ़ना है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, इस टॉपिक पर आप ध्यान दें। आज सामाजिक विभाजनों की राजनीति हम लोगों ने देखा है इस लेसन के अंतर्गत कि कोई भी देश विश्व का, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, क्षेत्रफल या जनसंख्या के हिसाब से बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी देश में कई सामाजिक विभाजन दिखाई देते हैं। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर, कबीले के आधार पर, कई आधार पर वहां पर अमीरी गरीबी के आधार पर सामाजिक विभाजन दिखाई देते हैं। तो किसी भी देश में जो सामाजिक विभाजन है, अगर उस सामाजिक विभाजन को राजनीति का रूप दे दिया जाए
तो उसका क्या परिणाम सामने आएगा। इस शीर्षक का मतलब यही होता है कि किसी भी देश में जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन हैं, अगर हम उन विभाजनों को राजनीतिक रूप दे देते हैं या नहीं देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। तो प्रथम दृष्टि से जितने भी राजनीतिज्ञ हैं या जितने लोग हैं, जब वो दृष्टि डालते हैं तो सोचते हैं कि सामाजिक विभाजन को राजनीति का रूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती हैं और ये सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में प्रतिद्वंदता करती है, विरोध करती है, लोगों को लुभाना चाहती है, अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करके चुनाव में अधिक से अधिक मत हासिल करना चाहती है और सरकार में अपना अधिकार बनाना चाहती है। तो वैसी स्थिति में अगर सामाजिक विभाजन को राजनीति में डाल दिया जाए और सामाजिक विभाजन के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जाए, तो राजनीतिक पार्टियों में ऐसी प्रतिद्वंदता होती है और सामाजिक विभाजन के आधार पर अगर राजनीतिक पार्टी गठित किया कर दिया जाए तो यह और भयंकर रूप ले लेता है और लोगों में विरोध होने लगेगा। लोग समाज के विभिन्न आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर लोग बंटना शुरू हो जाएंगे और उसी के आधार पर राजनीतिक पार्टी बनना शुरू हो जाएगी और देश को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, देश की प्रगति रुक जाएगी, देश टुकड़े टुकड़े में बंट जाएगा। ऐसा मानना है समाज के निर्माताओं को, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को प्रथम दृष्टया। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां जो होती है समाज के विभिन्न वर्गों के समस्याओं को उठाती है, विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म वालों के समस्याओं को उठाती है, सरकार के समक्ष रखती है, उनके समस्याओं को हल करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज के सारे विभाजन, समाज के सारे जो स्थितियां हैं विरोध वाली, असमानताएं हैं समाज की, वो राजनीतिक विभाजन का कारण नहीं बनती। वो राजनीतिक विभाजन का कारण तब बनेगी जब अन्य समस्याओं से किसी एक समस्या को सर्वोपरि माना जाएगा और दूसरे के अधिकारों का अनदेखा किया जाएगा, तब राजनीतिक जो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का कारण बनेगी। सारे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का कारण नहीं बनेगी। इसलिए अगर राजनीति में सामाजिक विभाजन का अभिव्यक्ति होता भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले टॉपिक में इसको समझा रहा है परिणामों का दायरा, इसी के अंतर्गत टॉपिक है परिणामों का दायरा। ध्यान से देखिए, इस अगर सामाजिक विभाजन को राजनीतिक रूप देते हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसके परिणाम स्वरूप देश में क्या बदलाव हो सकते हैं, उसका दायरा कहां तक होना है, सीमा। दायरा माने सीमा। कोई कोई सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप लेती है तो देश को नुकसान होता है, लेकिन जब सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप नहीं लेती तो उससे कई समस्याओं का समाधान होता है लोगों का और लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसी दायरा को समझाने के लिए देखिए यहाँ उदाहरण दिया है, जो हम लोगों ने कल उदाहरण देखा था आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को। उत्तरी आयरलैंड में कल बताया, ये उत्तरी आयरलैंड क्या है तो ग्रेट ब्रिटेन का एक छोटा सा भाग है, ये टापू है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, लंदन के अंतर्गत।
तो उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के लोग रहते हैं जिसका नाम है ईसाई धर्म। सारे लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन ईसाई धर्म यहाँ दो भाग में बटा हुआ है, रोमन कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। ये दो भाग में बटे हुए, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वहां पर 53% भाग में रहते हैं, यानी 53% संख्या प्रोटेस्टेंटों की है और 44% कैथोलिकों का है। इनकी संख्या कम है। और कल हमने बताया था कि जो कैथोलिक वहां रहते हैं वो प्रोटेस्टेंटों की तुलना में गरीब है, अशिक्षित है, असामाजिक है, इनका विकास नहीं हो पाया है और प्रोटेस्टेंट लोग इनको दबाते हैं, इनके अधिकारों का अनदेखा करते हैं, जिसके कारण दोनों में अशांति है, दोनों में विरोध है। और ये कैथोलिक लोग चाहते हैं कि हम लोगों को बना दो आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड गणराज्य का हिस्सा बना दो। उत्तरी आयरलैंड में रहना चाहते हैं, गणराज्य में। ये प्रोटेस्टेंट लोग चाहते हैं कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहें। देखिए, ये कैथोलिक लोग और प्रोटेस्टेंट में विरोध चल रहा है, आपस में टकराते हैं। प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिकों के भावनाओं का कदर नहीं करते, उनके अधिकारों का अनदेखा करते हैं। चूंकि वे मजबूत स्थिति में है, एक तो संख्या ज्यादा है, ऊपर से वो धनी भी हैं, पढ़े लिखे हैं, शासन पर उनका पकड़ है, कैथोलिकों की भावना का वे कदर नहीं करते। तो कैथोलिक लोग यह चाहते हैं कि हम लोगों को काट करके उत्तरी आयरलैंड का गणराज्य हिस्से में हमको डाल दो, जबकि प्रोटेस्टेंट लोग चाहते हैं कि हम ग्रेट ब्रिटेन में रहें, देश के साथ रहें, बड़े देश के साथ। ऐसा क्यों चाहते हैं? ऐसा इसलिए चाहते हैं कि उत्तरी आयरलैंड गणराज्य में कैथोलिकों की संख्या ज्यादा है, तो कैथोलिक लोग अपने भाग में मिलना चाहते हैं कैथोलिक साम्राज्य में, और प्रोटेस्टेंट लोग ग्रेट ब्रिटेन में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंटों की संख्या अधिक है, तो वाजिब है कि वो अपने अपने जाति के आधार पर रहना चाहते हैं, ताकि उनके अधिकारों का अनदेखा न हो और विरोध न हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ग्रेट ब्रिटेन की सेना जा जा करके उनके विरोध को दबाती है। जब भी ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन की सैनिक ताकत जाकर के उनको दबाती है, और इस संघर्ष में कैथोलिकों का, प्रोटेस्टेंटों का और ब्रिटेन की सेना के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। शांति नहीं है वो। तो सामाजिक विभाजन है ना भाई, किस आधार पर है? वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं है। जाति तो दोनों का, धर्म तो दोनों का ईसाई है, लेकिन ईसाई धर्म दो वर्ग में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अब प्रोटेस्टेंट के आधार पर और कैथोलिक के आधार पर वहां क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, और शांति बहाल नहीं हो पा रही है, और यह राजनीतिक रूप ले लिया है। राजनीतिक रूप ले लिया है। राजनीतिक रूप का मतलब दोनों पार्टी बना रहे हैं। एक चाहता है कि हम उत्तरी आयरलैंड गणराज्य में रहें, एक चाहता है कि हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहें, और दोनों आपस में टकराते रहते हैं। शांति बहाल नहीं है वो। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन सरकार ने 1968 में
ग्रेट ब्रिटेन की जो सरकार है, जो बड़ा देश है जिसके अंतर्गत उत्तरी आयरलैंड आता है, उसने दोनों को सामने बैठा के समझौता कराया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को दोनों को सामने बिठाया, दोनों के बीच समझौता कराया और कहा कि भाई देखो, किसी के भी अधिकारों का अनदेखा नहीं होगा और तुम लोग आपस में टकरार मत करो, लड़ो मत, हमारी सरकार आप लोगों पर ध्यान देगी। दोनों में समझौता कराया और तब उसके सुखद परिणाम आए और 1968 के बाद वहां टकराव बंद हो गया। तो एक तरह का सुखद परिणाम हुआ ना भाई, राजनीतिक रूप लिया था, राजनीतिक रूप के चलते वहां अशांति फैली, लेकिन राजनीतिक रूप लेते हुए जब दोनों में समझौता हो गया, दोनों ने यह तय किया कि भले ही हम लोग कैथोलिक हैं या प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन हैं तो ब्रिटेन वासी, ब्रिटेन देश के आवासी हैं, तो हम क्यों ना ब्रिटेन का विकास देख लें। जैसे हम लोग भारत में भी ऐसा करते हैं, जो लोग बिहार में रहते हैं वो कहते हैं हम बिहारी, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो उत्तर प्रदेश का कहते हैं। बिहार में भी रहने वाला कोई हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है अपने को, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है। लेकिन ये सब करने से पहले सब यही कहते हैं कि हम भारत के वासी। तो एकता हमारे यहाँ बना हुआ है ना, किसके चलते? कि सबके भावना में है कि नहीं, देश सबसे ऊपर है, भारत का हम वासी। भले हम क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, धर्म के नाम पर बटे हैं, लेकिन हम एक ही देश के वासी हैं, ऐसा मानते हैं। तो वही भावना वहां काम कर गई। भले ही हम कैथोलिक संप्रदाय के हैं, भले ही हम प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के हैं, लेकिन मेरा देश तो ग्रेट ब्रिटेन है, तो हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम पर क्या है, एक है। शांति बहाल हुई था 1968 ईस्वी में, जब ब्रिटेन सरकार ने प्रयास किया। तो सामाजिक विभाजन थे और उसका राजनीतिक अभिव्यक्ति भी हुई, लेकिन चालाकी से जब समझौता किया, लोगों ने थोड़ा अपना त्याग किया, तो वहां सुखद अंत आ गया। नहीं, लेकिन कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि सुखद अंत नहीं होता है। जैसे इसी में उदाहरण दिया है, यूगोस्लाविया में भी इसी तरह का था विरोध, वर्ग धर्म जाति के नाम पर, लेकिन यूगोस्लाविया में इस तरह का सुखद अंत नहीं हुआ। यहाँ सुखद अंत हो गया। सुखद अंत का मतलब होता है कि सब लोग मिल गए, चाहे कुछ भी हुआ, टकरार हुआ, सुख भूल जाओ, अब मिल के रहो, सुखद अंत हो गया। लेकिन यूगोस्लाविया में सुखद अंत नहीं हुआ। वहां लोग, वह देश जो था यूगोस्लाविया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया सामाजिक विभाजन के कारण। सामाजिक विभाजन वहां इसी तरह से राजनीतिक रूप लिया और राजनीतिक रूप को लोगों ने समाज संभाल नहीं पाया और वो टुकड़े टुकड़े में क्या हो गया, बट गया। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक विभाजन का परिणाम क्या हो सकता है, उसका दायरा क्या हो सकता है। सामाजिक विभाजन का परिणाम ये हो सकता है कि अगर उसको राजनीतिक रूप देते हैं तो उसका सुखद अंत भी हो सकता है और दुखद अंत भी हो सकता है। आयरलैंड में सुखद अंत हो गया, यूगोस्लाविया में सुखद अंत नहीं हुआ। ये हम लोग देखे। उसके बाद इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक विभाजन से या सामाजिक विभाजन को जब राजनीतिक रूप देते हैं तो उसका सुखद अंत भी हो सकता है, दुखद अंत भी हो सकता है। और दूसरे तरफ अगर देखें तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां समाज के विभाजनों को प्रश्रय देती है, उनकी समस्याओं को सुनती है और समाधान करने की कोशिश करती है, नहीं करती है। अरे कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो अगर गौड़ समाज संप्रदाय के लोग बुलाएगा किसी राजनीतिक पार्टी को, तो गौड़ समुदाय को अपनी ओर मिलाने के लिए सरकार या राजनीतिक पार्टी उसके अनुसार बात करती है ना, उसकी समस्या को सुनती है और कहती है कि हम सरकार बनाएंगे तो तुम्हारी ये समस्या दूर करेंगे, सुनती है। तो राजनीतिक पार्टी, और बहुत से राजनीतिक पार्टियां
जो निम्न जाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, अशिक्षित वर्ग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको अपने सीट में स्थान देती है, आरक्षण करती है उसका सीट का। तो वो भी क्या है, सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन को राजनीतिक पार्टी संभालने की कोशिश करती है। बहुत सारी समस्याएं सामाजिक विभाजन की राजनीतिक पार्टियों द्वारा हल होता है। यानी ऐसा कर सकते हो कि सामाजिक विभाजन से का रूप अगर राजनीतिक पार्टी लेती है तो उससे बहुत सारी समस्याओं का हल भी हो सकता है। और अगर यही सामाजिक विभाजन राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और बहुत ज्यादा अंतर हो गया तो देश के बंटवारे का कारण बनता है। तो सारे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। जैसे यूगोस्लाविया में राजनीतिक विभाजन का रूप ले लिया, लेकिन आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन का रूप नहीं लिया। अंत में लोग क्या हो गए, संभल गए। तो इस तरह से राजनीतिक रूप अगर लेता है तो आपको बहुत तरह की समस्याएं सामने आ सकती है, राजनीतिक समस्याएं आ सकती है सामने, राजनीतिक विभाजन बन सकता है, देश बंट सकता है। और नहीं तो अगर आप संभल गए तो राजनीतिक रूप लेते हुए भी सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन का रूप नहीं लेता है और कई समस्याओं का समाधान होता है। इस रूप में आप ये भी कह सकते हो कि जितने लोगों की जायज मांगे हैं, संविधान के अनुसार मांगे हैं, उनको सरकार को मान लेना चाहिए और जो प्रतिद्वंदता है, जो अशांति है, उसको दूर करना चाहिए। लेकिन ऐसी मांगे जिससे कि दूसरे समाज को नुकसान हो, वैसी मांगों को राजनीतिक पार्टियों को नहीं मानना। नहीं, ऐसा हो सकता है ना भाई, मान ले यहीं पर दो घर है, अगर एक मुस्लिम है एक हिंदू है, दो ही घर का उदाहरण थोड़े देर। और हिंदू चाहता है कि यहाँ पर रास्ता बने, बढ़िया से आने जाने का व्यक्ति हो। मुस्लिम विरोध कर रहा है कि नहीं, यहाँ रास्ता नहीं बन रहा। तो अब सरकार या राजनीतिक पार्टी को किसकी मांग मानना चाहिए? रास्ता बनने से विकास हो रहा है, बहुत तरह से काम हो रहा है, तो हिंदू का जायज मांग मानेगा, अब मुस्लिम के मांग को ठुकरा देगा। ऐसा हो सकता है ना, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई नुकसान किसको, मुस्लिम को भी नुकसान नहीं होगा अगर रोड बनेगा। हिंदू को तो फायदा हो ही रहा है, मुस्लिमों को फायदा होगा आगे जाने के लिए, लेकिन वो विरोध कर रहा है। तो हिंदू की जायज मांग माना जा सकता है क्योंकि मुस्लिम को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर नुकसान होता तो नहीं मान सकते। तो जायज मांगों को मान करके हम टकराव को दूर कर सकते हैं, राजनीतिक विभाजन को दूर कर सकते हैं। इसी क्रम में एक उदाहरण दिया है, देखिए ब्लॉग टाइप का कहानी दिया है बुक में। शीर्षक है बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। ध्यान से देखिए, ये पाठ का टॉपिक नहीं है, अलग से नोट टाइप का दिया है और बड़ा कहानी बना के दिया। बुल्गारिया, रोमानिया या भारत। ध्यान से देखिए, इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है गणेश। या विदेश भ्रमण करके लौटा है अपने देश भारत। गणेश क्या किया है, विदेश का भ्रमण किया है और भारत लौटा है। विशेषकर कहाँ का ये वर्णन भ्रमण किया है, पूर्वी यूरोप के देशों का। यूरोप के पूर्वी भाग के देशों का भ्रमण किया है और अपने देश भारत लौटा है और यह महाश्वेता को वहां की कहानी सुना रहा है। किसको सुना रहा है? महाश्वेता को सुना रहा है। और किसके बारे में सुना रहा है? रोमानी लोगों के बारे में। रोमानी लोगों के बारे में सुना रहा है। और यह जानकारी उसको कहां से मिली थी? बुल्गारिया की एक नर्स से। कहां की नर्स से मिली थी?
बुल्गारिया की नर्स योरदांका नाम है, योरदांका। यहां देखिए क्या क्या नाम आ गया। गणेश नाम का एक व्यक्ति है जो यूरोप महादेश के पूर्वी देशों का भ्रमण करके भारत लौटा है, और भारत आने पर वह महाश्वेता अपनी उसकी मित्र होगी, फ्रेंड होगी या जो भी हो, उसको कहानी सुना रहा है। किसको सुना रहा है? महाश्वेता को। किसके बारे में सुना रहा है? रोमानिया के लोगों के बारे में कहानी सुना रहा है। किसके बारे में? रोमानिया के लोगों के बारे में। और वो यह कहानी वो कहां से जाना था? उसको यह जानकारी मिली थी बुल्गारिया की नर्स से, जिसका नाम था योरदांका। तो योरदांका से जब गणेश बातचीत किया था और जो जानकारी मिली थी उसको वह महाश्वेता को सुना है। गणेश का कहना है कि योरदांका ने एक बार उसको बताया था, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स थी, कि रोमानी के लोग जो होते हैं, रोमानिया के जो लोग होते हैं, वो बड़े ही गंदे होते हैं, असभ्य होते हैं, जंगली होते हैं। उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी कोई अगर तबीयत खराब हो जाए, जरा मरा भी हो जाए, तो केवल वही व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा, उसके परिवार के सारे लोग, यहां तक कि पास पड़ोस के लोग अस्पताल में आके भीड़ लगा देंगे। संतान की तबीयत खराब हुआ एक व्यक्ति का, अकेले जाके इलाज कर सकता था, एक आध वो साथ में ले लेता अपने परिवार, लेकिन उसके परिवार के रिश्तेदार जितने हैं आसपास के सारे लोग साथ चले जाएंगे, और जितने पास पड़ोस वाले सुनेंगे सब दौड़ के चले जाएंगे। पुरुष महिलाएं सब हॉस्पिटल में भीड़ लगा देंगे, और उनका मुंह एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहेगा। वो जोर जोर से बात करेंगे एक दूसरे को, सिगरेट पिएंगे, धुआं उड़ाएंगे चारों तरफ, और सिगरेट के टुकड़े फेंकेंगे और हॉस्पिटल के दीवारों पर थूकते रहेंगे। डॉक्टरों से बदतमीजी करेंगे। उनका रंग भी काला होता है, उनके पोशाक भी अजीब ढंग का होता है, अजीबो गरीब, अलग अलग ढंग का रंग का पसंद होता है उनका। वो काफी गरीब होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति भी हॉस्पिटल का फीस देने में समर्थ नहीं है, लेकिन भीड़ लगाने में, गंदगी फैलाने में सबसे आगे है। और इन लोगों का इलाज जो होता है, बुल्गारिया के जो नागरिक हैं उनके कर के द्वारा, जो कर चुकाते हैं, कौन चुकाते हैं? बुल्गारिया से, और उनसे जो हॉस्पिटल चलता है उसी के द्वारा उनका इलाज होता है। इनमें से एक भी व्यक्ति हॉस्पिटल का फीस देने में समर्थ नहीं है। न वे पढ़े लिखे हैं, न पैसे वाले हैं, न उनको कोई सभ्यता है। इतने गंदे होते हैं कि लोग छूना नहीं चाहते डॉक्टर और नर्स उनको। तो ये तो नर्स ने उनको सुनाया। और एक रोमानिया की लड़की से ही भेंट हो गई। किसको? गणेश को। ये जो कहानी सुनाया गणेश महाश्वेता को, वो किसके आधार पर जानकारी दिया? योरदांका के आधार पर। लेकिन एक लड़की से भी मिला गणेश, जो रोमानिया की थी। उसका नाम था मोद्रू जैनी। मोद्रू जैनी नाम। ये रोमानिया की एक युवती है। इसकी उम्र है 18 वर्ष। इससे भी भेंट हुई गणेश की। देखिए, ये योरदांका ने कहानी सुनाया रोमानिया के बारे में गणेश को। अब मोद्रू जैनी सुना रही है गणेश को अपनी समस्या।
जो कि रोमानिया की रहने वाली। मुद्रुजनी एक लड़की है, वह हॉस्पिटल पहुंचती है, वह गर्भवती है, उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है हॉस्पिटल में। उसके परिवार और गांव वाले उसके साथ कोई नहीं आए। डॉक्टर लोग अपने केबिन के बाहर उसको इंतजार करवाते रह गए। कोई सहायता जब नहीं किया तो उसी हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी थी जो रोमानिया जाति की ही थी, उसी ने उसकी सहायता की और उसका वहां बच्चा पैदा हुआ। लेकिन वो कहती है कि डॉक्टर हमको केबिन के बाहर इंतजार कराते रह गए, और एक बार तो ऐसा भी आया कि डॉक्टर ने कहा कि तुमको तब हम देखेंगे, हाथ लगाएंगे, तब तुम मेरे केबिन में आना जब तुम नहा धो के आओ। इसका मतलब बहुत गंदी थी। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ भाई, उस समय मेरे शरीर से दुर्गंध आ रहा था, क्योंकि मैंने जूठन जो फेंके जाते हैं कूड़ा में, उस जूठन को खाया था जब मेरे पेट में बच्चा था। क्योंकि मुझे हमेशा भूख लगी रहती थी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, खाने को कुछ नहीं था, तो मैं उसी को जूठन खाती थी, इसलिए मेरे शरीर से दुर्गंध आ रहा था। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहा के आओ जब तुमको देखेंगे। यानी कि बहुत गरीब लोग होते हैं। तो महेश्वेता ने जब ये कहानी सुना गणेश से, तो महेश्वेता कही कि भाई ये समस्याएं तो केवल बुल्गारिया या रोमानिया की नहीं है, ये तो भारत की। भारत में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। बहुत से देखते होंगे आप, बहुत जो पिछड़ा इलाका है, जहां बिल्कुल विकास नहीं हुआ, गंदे संदे लोग रहते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, उनकी कोई इज्जत नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल जो का क्यों पड़े रह जाएंगे। अभी भी दिखा रहा था दिल्ली का कोरोना से जो मरीज का इलाज हो रहा है, जो गरीब लोग हैं सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, ऊपर लाश पड़ा हुआ है बेड पर और नीचे बीमार आदमी बेसुध पड़ा हुआ है। अब सोचिए, जैसे पर तैसे पड़ा हुआ है, मरा हुआ है जैसा, तो कौन अच्छा व्यवहार हो रहा है? उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है? ऊपर बेड पर मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दा की सफाई नहीं हो रही, उसको हटा देता, उसको तुरंत बेड पर लेता, बढ़िया से देखकर भाल करता, इलाज करता। तो महेश्वेता कहती है कि इन सारी चीजों को देखने और जानने के लिए तुमको पूर्वी यूरोप के देशों में नहीं जाना होगा, तुमको तो अपने देश में भी ये सब देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सामाजिक विभाजन को दिखा रहा है गणेश की यह कहानी। समझ में आ गया? हो गया इसमें? इसमें एक शीर्षक और बचा है इस लेसन में, 3 आयाम। ये कल हम लोग डील करेंगे। कल ये चैप्टर आपका खत्म होगा। सारे लेसन्स के